All right, guys, good afternoon from here, from Dallas, Texas. And today is going to be our first meeting of this course, cryptocurrency, digital currency, or we named it as Bitcoin. सही है. Why we named it as Bitcoin? उस पर भी we'll talk. सही ना, हम बात करेंगे उस पर भी. अच्छा, first of all, आज की जो हमारी क्लास है, we'll discuss the introduction. सही ना, आज जो हम ज्यादा गुफ्तगू करेंगे वो it's about the introduction कि what is Bitcoin. ठीक है. और the history of Bitcoin उस पर बात करेंगे. What is the need, what is the purpose? क्योंकि जो कोर्सेज है हमारे, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक तो कि इट्स फॉर अ कॉमन मैन, इट्स फॉर एवरीवन, यानी वी नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट के कोई प्रोफेशनल है तो उसको समझ आ जाए और जो नॉन प्रोफेशनल है उसके लिए वी यूज टेक्निकल जार्गन, वी डोंट यूज इट. सही है ना. यही एक सबसे जो बड़ी जो चेरी ऑन टॉप या स्पेशलिटी है वो यही है कि इट्स फॉर एवरीवन. अच्छा, दूसरा ये कि ज़ाहिर है हम आज की मीटिंग जो है उसमें विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम विल टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हमारे हर कोर्स का पार्ट है, वेदर इट्स एनी फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स, कमोडिटी, कोई भी बात करते हैं तो उसमें हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. और ज़ाहिर है मैं इन कोर्सेज को ये नहीं कहता कि दीज कोर्सेज आर परसुएडिंग यू और इन्फ्लुएंसिंग यू टू ट्रेड. सही है ना, या कोई किसी किस्म का कोई हमारा कमीशन हो या ये चीज. इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. सही है ना, ये तो एजुकेशन है, और स्पेशली फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर फाइनेंशियल प्रोफेशनल एंड एज वेल एज फॉर नॉन फाइनेंशियल पीपल. सही है ना, एक चीज को समझना अच्छा है, एक चीज के बारे में जानना अच्छी बात है, और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना. This is very important. सही है ना, when you have the option, when you have the opportunity, you always try to grab it, but definitely a calculated risk. सही है ना, a manageable risk. जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बात की, और मैं इधर स्पेशली फॉर दिस कोर्स बिटकॉइन, इसके लिए मैं फिर कहूंगा ये बात कि इतना रिस्क लेना, इतना माइनर रिस्क लेना, या इतने माइनर परसेंटेज में रिस्क लेना, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी से 5% ऑफ योर इन्वेस्टेबल एसेट्स. सही ना, इतना रिस्क लेना कि अगर वो साइलेंट भी रहा इट्स ओके, अगर वो खुदा ना खास्ता, वैसे तो इतनी समझ रख के लोग करते हैं कि अगर जीरो भी हो जाए कभी तो बोलते हैं यार 95% इज सेफ. ठीक है, लेकिन जब जाहिर है आप हाई रिस्क चीज में जाते हो तो उसमें फिर जब रिटर्न होता है तो भी बहुत ह्यूज होता है. ये इट्स अ फैक्ट. सही नहीं तो एक फैक्ट बात है. तो यानी जब वो बोले तो वो बहुत ही लाउड बोले. सही ना, बहुत लाउड बोले, यानी वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को उसमें जो उसकी जो आवाज हो ना, बहुत स्ट्रांग हो. लेकिन इसीलिए कहा गया है कि जाहिर है फिर बंदे जो है वो ग्रीड में भी आ जाते हैं. सही ना, जैसे प्रिंसिपल बताया कि 5% है अगर, या 4% या 3% या व्हाटएवर, इट्स अप टू योर रिस्क एपेटाइट. लेकिन फिर ग्रीड आती है कि यार क्यों ना 10% कर ले, 20% कर ले. अब ये इट्स योर फॉल्ट. सही है ना, ये एक पढ़ाने वाले का इसमें कोई कसूर नहीं. पढ़ाने वाले ने तो अपने तौर पे एक अपनी रिस्क मैनेजमेंट बता दी, और जो रिस्क मैनेजमेंट बताई भी दैट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, माय टीचर एक्सपीरियंस, आवर ग्रुप एक्सपीरियंस. सही है ना, हमारा ये एक्सपीरियंस है, और वी कॉल इट दिस इज आवर प्रिंसिपल टू इन्वेस्ट. सही है ना, वेदर इट्स फॉरेक्स, कमोडिटी, कहीं भी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टॉक्स. हम कोई अमेज़न के स्टॉक की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसमें भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है. या हम कोई वॉलमार्ट के स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉस्को के स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे. अगर पाकिस्तान में बात करें तो पीएसओ के या पॉल के या फौजी फर्टिलाइजर, इनके स्टॉक्स में हम बात नहीं कर रहे. ठीक है ना. चले अगर ब्लू चिप स्टॉक हम बोलते हैं, ठीक है, ओके, यू गो 20%, 25%, जिस तरीके से हर एक की अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है. फिर इसके अंदर जाहिर है आपकी एज का भी एक बड़ा अमल दखल है, यानी नॉट ओनली योर रिसोर्सेज एंड द फंड्स अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम योर एज, क्या आपकी एज क्या है. सही है ना, वो भी रिस्क लेने में बड़ा आपको उसमें भी कैलकुलेशन करनी होती है. जैसे 100 माइनस 40, अगर आप 40 इयर्स के हो तो 100 माइनस 40, तो फिर किस हिसाब से रिस्क लेना है. अगर आप 20 के हो तो 100 माइनस 20, तो यकीनन आप कंपेयर टू इफ यू आर at the age of 20, so definitely you can take more risk, or you can invest in more risky products, more risky asset compared to a guy who's in 40s or in 50s, क्योंकि अब वो इतना रिस्क नहीं ले सकता. ठीक है ना, अगर आप 20 साल के हो, आप मेरे सामने ज्यादा रिस्क लेने की अहमियत रखते हो, वो सलाहियत रखते हो. क्यों? क्योंकि आपके पास you have, as per probability, you have a bigger life compared to me. सही, वैसे तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, स्पेशली जब से हमने कोविड वगैरह ये चीजें देखी, और वैसे भी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल ही होती है. लेकिन उसके बावजूद जब आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हो तो दिस इज द नंबर. ये भी एक दिस इज वन वे
कि आप यू लुक एट योर एज कि भाई मेरी एज क्या है और मैं आप किस तरह डिस्कूल, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जो हम प्रिंसिपली बात करेंगे वो हमेशा हम बात करते हैं 5% पे कि उससे ज्यादा आगे ना आ जाए व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ह्यूज रिस्की आइटम। सही है ना। अच्छा जी, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ and we'll talk about what is Bitcoin and who actually invented or created। साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। we'll talk about the सबसे पहले तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है जो एक मॉर्निंग बनाया, हॉडलर भी इसको कहते हैं, और यानी द वन हु होल्ड्स इट तो उसको हॉडलर और होल्ड फॉर डियर लाइफ, यानी यू होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। यानी ये वो चीज है, ये क्रिप्टो करेंसी वो चीज है, बिटकॉइन वो चीज है जो यानी इसके जो एडवोकेट्स हैं वो ये कहते हैं, आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि यू गो फॉर दिस थिंग, होल्ड ऑन डियर लाइफ। यानी whatever the amount you invested, whatever the numbers you have in terms of coins, अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो उसको बेचने का नहीं है बल्कि होल्ड करने। सही है ना, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। सही है ना, ये इसके लिए टर्म यूज होती है होल्डिंग। ठीक है ना, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, यानी ये बोला ये सेलिंग आइटम नहीं है, ये होल्डिंग आइटम है। जैसे जमीन के लिए कहते हैं ना, तो स्पेशली इन दिस टाइम कि पुराने वक्तों में तो चलो जमीन खरीदना आसान होता था, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल होता है जमीन खरीदना। तो लोग कहते हैं कि अगर जमीन को आपने बेचा तो जमीन के बदले यू बेटर गेट अ प्लॉट, अ बेटर गेट अ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी एंड यू गेट अ कैश और उसको फिर इन्फ्लेशन का जंग खा गया या व्हाटएवर एनीथिंग हैपेंस, तो कोई चीज ऐसी होती है या वैसे ही पड़ा रहे तो इट कॉस्ट मनी टू होल्ड मनी। ये बात हम समझते हैं कि पैसे को संभाल के रखने की भी उसकी एक कीमत है। तो कहते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए कि फौरन फिर दूसरी प्रॉपर्टी आगे ली जाए, प्रॉपर्टी अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसके लिए ये टर्म यूज होती है कि भाई इसको जब आपने एक दफा ले लिया, बाय कर लिया, तो फिर इसको होल्ड किया जाए। बल्कि इसके बारे में जो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज वेरी फेमस नेम इज कॉइन बेस। सही है ना, जैसे मैं भी कॉइन बेस ही यूज करता हूँ। ठीक है ना, लेट मी शो यू। हाँ, ये हमने कॉइन बेस, इस पे आपको नजर भी नहीं आएगा इस तरह। ठीक, तो इसका सीईओ ये कहता है कि अब ये देखो ना, वो तो जाहिर है इस चीज का कारोबार कर रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो न्यूट्रल है या इम्पार्शियल है, वो तो जाहिर है बायस्ड बात भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी बात है तो मैं कर रहा हूँ। उसका कहना ये है कि पीपल कैन बाय बिटकॉइन नाउ। बोला दिस इज द टाइम दैट पीपल कैन बाय इट, लेट्स से इफ इट इज at $19,000 या $10,000, या बोला अभी तो इतने में मिल जाता है, लेकिन बोलता है एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में कि पीपल वोंट एबल टू बाय बिटकॉइन। ये स्पेशली बिटकॉइन के लिए उसने कहा कि भाई बिटकॉइन को लोगों के लिए बाय करना एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी, यानी टोटल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी आज की क्लास में आपको थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा इसकी सप्लाई और उसमें बात करके। अच्छा, अब सवाल ये है कि who created this technology and this coin or this formula or this concept, the concept of Bitcoin or actually the Bitcoin, who created? तो वैसे तो अगर आप देखें तो एक ही नाम सामने आता है, लेकिन हम उस एक नाम को सामने नहीं रखते, हम तो बोलते हैं भाई ये एक बंदे का काम नहीं होगा, इट्स अ ग्रुप ऑफ, यानी वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट्स इट सेज दैट इट्स अ group of liberals। सही है ना, a group of liberals, हाँ, a group of liberals जो किस पे बिलीव करते हैं, believes in autonomy। वो जो खुद मुख्तारी पे बिलीव करते हैं, यानी वो कहते हैं कि भाई हम किसी के हाथों रेगुलेट नहीं होना चाहते, किसी सेंट्रल बैंक या किसी स्टेट बैंक के हाथों हम रेगुलेट नहीं होना चाहते, यानी वो बिलीव कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं ना लिबरल्स बिलीव इन ऑटोनॉमी, believes in फ्री मार्केट, फ्री मार्केट के बिलीवर्स, ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी के बिलीवर्स जो पावर चाहते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा एसेट, एक ऐसा क्रिप्टो एसेट क्रिएट किया, एक ऐसा क्रिप्टो एसेट
क्रिएट किया which can store value, sorry, short of space, इसको जरा कॉपी करें, which can store work as a store of value, ठीक है। तो आप अगर खुद सर्च करेंगे तो आप बोलेंगे हो सकता है आपको ये ना नजर आए कि भाई ग्रुप है, लेकिन हम इस चीज को यूं मानते हैं कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं हो सकता इस चीज को क्रिएट करना। लेकिन अगर आप इसके फाउंडर की बात करें, जो नाम नजर आता है वो क्या है, आप इसको अभी मैं नेक्स्ट पेज पर भेजा। क्या उसी से उसने इसके फ्रैक्शंस भी बनाए। तो वैसे अगर आप देखेंगे कि आप बोले भाई हु इज द फाउंडर हु क्रिएटेड दिस क्रिप्टो एसेट, हु क्रिएटेड दिस बिटकॉइन, तो दिस गाय सतोशी, सही है ना, सतोशी। अब सवाल ये है कि क्या इसको कोई जानता है, जो सबसे बड़ा रिस्क, जो सबसे बड़ा, लोग कहते हैं कि भाई दिस इज वेरी रिस्की, बिटकॉइन इज वेरी रिस्की, कई मुल्कों ने उसको इलीगल कर दिया, कई जगहों पे ये बात अभी पिटिशन दिल्ली भी है कि भाई इसको अलाउ करें ये सारी चीजें। तो उसके सबसे बड़ी बात तो ये है कि नो वन नोज है, सही है ना, इसको कोई जानता नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है ना। अभी मैं हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन पे आऊंगा, वहां भी हम बात करेंगे कि हु इज दिस सतोशी, इसको कोई नहीं जानता भाई, इस बात का किसी को नहीं पता कि ये सतोशी है कौन। अच्छा, what is the purpose, what is the purpose of creating this crypto asset, इसका पर्पस क्या है। इसका एक पर्पस तो ये है कि भाई ये अपनी वैल्यू लूज ना करे, सही है ना, यानी स्टोर ऑफ, जो मैंने पीछे भी लिखा कि स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसमें एक एप्रिसिएशन भी हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये वक्त के साथ साथ आगे बढ़े भी। हाँ, एक बात क्या बोली कि स्टोर ऑफ वैल्यू हो, यानी अगर हम इसको यूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल कैन रिप्लेस, सबसे बड़ी जो करेंसी उसकी रिप्लेसमेंट की जो बात करता है वो है डॉलर। जैसे डॉलर है ना, आप कहते हो कि भाई इट्स अ वैल्यू, इट हैज अ वैल्यू, तो इसी तरह बिटकॉइन के लिए भी क्या कहा भाई, व्हाट इज द पर्पस, सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, could work as a store of value, could work as a store of value, second which has some sort of, यानी एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट भी होगा, which has some sort of appreciation, जो कि आपने देखी भी वक्त के साथ साथ ये ऊपर भी जाता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट इज could be a mode of payment, a mode of payment, especially मैं लिखूं कि an efficient mode of payment, a competitive mode of payment, efficient competitive mode of payment, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका अब कंपटीशन हो गया किसके साथ, जरा तवज्जो सुने, इसका कंपटीशन हो गया, जब मैंने लिखा एफिशिएंट, वेरी क्विक, हाँ वेरी क्विक, अगर पाकिस्तान से यूएस मुझे पैसे मंगवाने हैं तो आज टीटी खोलूं तो कम से कम 3 दिन लग जाते हैं, है नी? 3 दिन लग जाते हैं कि जिस चैनल के थ्रू ये पैसा आएगा, ठीक है, किस तरीके से सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होंगी, यानी एक पता ये चला कि वो इनएफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट है, सही ना, प्रोसेस इज इनएफिशिएंट। लेकिन जब आप बिटकॉइन की बात करते हैं, जैसे मुझे स्टूडेंट्स पेमेंट की है, स्टूडेंट्स ने बिटकॉइन में, जैसे मेरा एक कोर्स है, अगर लेट्स से $500 का, तो मुझे जी कितने बिटकॉइन भेज दिए, पॉइंट, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स $10,000 उसकी वैल्यू है, तो उन्होंने मुझे कितने भेजने हैं भाई, 5% भेजने, है ना, 5% भेज दिया, यानी 0.05, ये मुझे एक बिटकॉइन भेज दिया आपने, तो पेमेंट हो गई। अच्छा, मुझे स्टूडेंट ने भेजे भी है इस तरह, अपने वॉलेट से निकाले जो वर्चुअल वॉलेट है, और उससे दे ट्रांसफर इट टू माय वॉलेट, मैंने उनको अपना वॉलेट का एड्रेस दिया, उन्होंने मेरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, सही है ना, मेरे पास अभी भी मेरे वॉलेट में
पढ़े हुए जो बिटकॉइंस और जो क्रिप्टो करेंसी है वो कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से आई कि भाई सही है, मैं पढ़ा रहा हूँ और उसकी कंसिडरेशन दे डिड नॉट पे मी इन दिरहम और रियाल और पीकेआर और यूएस डॉलर, दे पेड मी थ्रू वाया दिस बिटकॉइन मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट यानी अब अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड आई विल गेट माय अमाउंट इन यूएस डॉलर्स इन माय बैंक ऑफ अमेरिका। सही है ना, ये मेरा उस वॉलेट जो उसके साथ कनेक्ट है, तो मुझे अगर कभी भी वो बिटकॉइन बेचने होंगे तो मैं क्लिक करूंगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आई विल गेट द डॉलर्स। सही, ऐसे ही बल्कि अप्रिसिएशन भी हुई साथ। तो पता ये चला कि इट्स अ मोड ऑफ पेमेंट, नंबर वन एफिशिएंट, नंबर टू इन टर्म्स ऑफ फी, इन टर्म्स ऑफ फी जो है वो भी ये सस्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका कंपटीशन है वो अब किसके साथ है। अब आप लोग जरा सोचें, व्हेन यू सेंड मनी फ्रॉम एक्स कंट्री टू वाई कंट्री, अमूमन जो हम भेज रहे होते हैं विद इन कंट्री आउटसाइड कंट्री इस तरह, तो हमारे पास कौन सी बड़ी है वो जो है वो क्या है, क्या कहलाता है, वेस्टर्न यूनियन। इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर तो वेस्टर्न यूनियन हो गया। हाँ, ये क्या कहलाता है, मनीग्राम। कि आपको वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम में जो पैसे जो ज्यादा पड़ते हैं वो, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ फी, लो सही है, ये आपको कम फीस में काम करके दे देता है। एफिशिएंट भी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, कि जो आने जाने की जो फीस है वो कम है इसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है कि लोग एक दूसरे के साथ इस तरह एक्सचेंज करते हैं। मैंने तो आपको अपनी प्रैक्टिकल मिसाल दे दी, सही ना, और बहुत लोग कर रहे होते हैं इस तरह एक्सचेंज, मैंने फैमिली में भी देखा लोग करते हैं। लेकिन ये कि मेरा तो काम ये कोर्स पढ़ाना भी है, तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सीए सीसी के जो कोर्सेज होते हैं, वो कोर्स के लिए बच्चों ने इस तरह भी फीस दी कि सही है सर, ये हमारे पास ये कॉइन पड़े हुए, हाउ अबाउट वी ट्रांसफर इट, ओके दिस इज द वॉलेट, डू इट। ऐसे ये ऐसे ही हो गया, इसकी मिसाल ऐसे ही होगी जैसे आपका वो होता था ना पोस्ट ऑफिस, और उसको फिर रिप्लेस करने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये भी ऐसे ही हो गया कि जो आपकी कन्वेंशनल फिएट जो करेंसी है, हाँ, जो फिजिकल करेंसी और जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मोड ऑफ पेमेंट है उसको इसने कर दिया डिजिटल, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट। यस, अच्छा जी, अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ बिटकॉइन ही है, क्या सिर्फ बिटकॉइन ही है या और भी कॉइन्स मौजूद है। एक मिनट जरा कलर चेंज करूंगा। तो देयर आर सो मेनी अदर कॉइन्स एज वेल। इन टोटल आज की तारीख में करीब कुछ 5329 कॉइन्स हैं, 5329 कॉइन्स। सही है ना, हर एक की वैल्यू ऐसी नहीं है बिटकॉइन की तरह, कोई ऐसे भी हैं जो 1 सेंट के, कोई ऐसे हैं जो 0.001, 0.0001 ऐसे भी है, 0.00016 ऐसे भी कॉइन्स हैं। देयर आर सो मेनी कॉइन्स विद सो मेनी पर्पसेस। सही है ना, बहुत सारे कॉइन्स हैं। जैसे कुछ कॉइन्स मैंने, जैसे मैंने अभी क्लास शुरू होते भी क्या बोला कि भाई कुछ कॉइन्स ऐसे लेके रखने होते हैं जो आप लेट्स से $100 के, $100 के आपने कॉइन्स लिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉइन्स पड़े हैं, सही है ना, $100 के, वाइफ भी मेरी लेके रखती है इस तरह कॉइन्स के, वो $100 के ही हैं और मुझे मिल गए लेट्स से वन वन लेट्स से 10,000 कॉइन्स या 100,000 कॉइन्स या 1 मिलियन कॉइन्स। हाँ, $100 में 1 मिलियन कॉइन मिल गए। अब चक्कर ये है कि पैसे कितने लगे, जस्ट $100, कॉइन्स कितने आ गए। मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कॉइन की बात कर रहा हूँ, लेट्स से रेड कॉइन, एक है कॉइन रेड कॉइन, एक कॉइन है सोलर कॉइन, कि भाई वो यूज होता है कि भाई सोलर एनर्जीज और उन सारी चीजों में। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो यूज होंगे कोई फेसबुक पे अगर आपको पेमेंट करनी हो उसके लिए। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं, जैसे वन ऑफ माय नेबर ही गॉट द कॉइन व्हिच वाज आई थिंक $2 और फिर वो बढ़ के $4 का हो गया, तो वो कॉइन मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट दैट वाज यूज्ड फॉर सप्लाई चेन। यानी कुछ कॉइन्स का मकसद ये है कि फेसबुक के थ्रू पेमेंट करने में काम आएगा, कुछ कॉइन्स का मकसद है कोई सोलर सेक्टर्स और सोलर प्रोडक्ट खरीदने में काम आएगा, और बहुत सारे इथेरियम है, रिपल है, बिटकॉइन कैश है, गोल्ड, सो मेनी थिंग्स। सही है ना, 5329 कॉइन्स है। अब जरा सोचिए, जब एक $100 के आपने कॉइन ले लिए जो कि लेट्स से 100,000 कॉइन्स, सही है ना, इतना सस्ता है कि 100,000 या 1 मिलियन कॉइन्स है। दुआ क्या हो रही होती है, दुआ ये नहीं हो रही होती कि यार वो कॉइन बढ़ के बिटकॉइन की तरह $10,000 का हो जाए, नहीं, दुआ तो सिर्फ ये हो रही होती है कि कहीं वो अगर $1 का भी हो गया वन शॉट, तो होगा क्या कि यू हैव लेट्स से 1 मिलियन कॉइन्स, अगर एक का भी हो गया
$1 का, तो आपके पास कितने आ गए? यू हैव $1 मिलियन। यानी वो $100 कितने हो गए? वो $100 $1 मिलियन हो गए। ऐसे ही हुआ नहीं? वो तो $1 मिलियन हो गए सीधे सीधे। तो ये कहा जाता है कि कुछ, ये जो मैं भी आपसे कह रहा था ना कि कुछ इतनी माइनर इन्वेस्टमेंट है, मैंने कितनी माइनर बात की, $100। मैं उस कॉइन को क्या $100, क्या वो 0.001 का है, $100 उसमें रखती है बस, सही है ना, या $50 उसमें रखती है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं, बस $150। लेकिन वंस अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब अगर आपके पास टोटल है ही $100, आपने कहा मैंने $100 क्या लेना, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, सही है। अच्छा, 5329 कॉइन्स हैं। व्हाई एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट बिटकॉइन? क्योंकि बिटकॉइन वाज द फर्स्ट वन, सही है ना, वो फिर वही थ्री इडियट्स वाली बात। और मैंने भी आपसे कहा कि व्हाई वी नेम दिस कोर्स एज अ बिटकॉइन कोर्स, उसकी वजह ये कि वो एक, यूं समझें कि एक बेंचमार्क है, प्रोग्रेस में भी, स्टोर ऑफ वैल्यू में भी, सब में। और वो एक बेंचमार्क है, वो थ्री इडियट्स वाली बात कि नोबडी रिमेंबर्स द सेकंड वन, सही है ना, सबको पहले ही याद रहता है, वो पहला बिटकॉइन। तो 5329 टोटल कॉइन्स हैं इंक्लूडिंग द बिटकॉइन, जिसमें अगर आप बिटकॉइन को हटा दें, वन को, अगर इसको आप इधर रख दें, बीटीसी को, बिटकॉइन को, तो ये कितने हो गए? 5328। तो बिटकॉइन की खास बात यह है कि 64% जो कैप है वो बिटकॉइन के पास है, सही है ना, टोटल क्रिप्टो में। तो यानी इसकी जो डोमिनेंस है, बिटकॉइन की सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो डोमिनेंस है ऑल ओवर कॉइन्स, वो इतनी है कि टोटल 100% जो है दुनिया के जो क्रिप्टो फंड्स, उसमें 64% जस्ट वन कॉइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी कितने बने? 34% जो है ना, वो कितना हो गया भाई? 33% जो है वो रिमेनिंग 5328 कॉइन्स, वो सब मिला के इतना कम, इसकी डोमिनेंस इतनी ज्यादा है। थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे हम। ऑलराइट, सही है जी। अब हम बात करेंगे, यस, द पर्पस, द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। कि जैसे हम लोगों को पहले कहते थे ना कि यार, यूं कहते थे ना कि मेरे पास कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है, ऐसे कहते थे ना कि भाई मेरे पास कोई, कभी कोई कहता था कि यार ये काम मेरे लिए कर दे, आप बोलते थे यार मेरे पास, आई डोंट हैव एनी प्रिंटिंग मशीन, मेरी प्रिंटिंग मशीन में कोई करेंसी थोड़ी छपती है, हाँ, नोट थोड़ी छपते हैं मेरी प्रिंटिंग मशीन में, मेरे घर में कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट बिटकॉइन, तो आप ये कह सकते हो कि यस, यू हैव इट। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन माइनिंग है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट, मैंने अभी आपसे कहा कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ लिबरल्स कि जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यानी इसको क्रिएट करने वाले भी आम आदमी, हाँ, बिटकॉइन माइनिंग। जब आप बिटकॉइन, और ये हमारी नेक्स्ट मीटिंग में विल टॉक अबाउट दिस थिंग, बिटकॉइन माइनिंग का मतलब ये हो गया कि आप नोट छाप रहे हो, आप बिटकॉइन क्रिएट कर रहे हो, तो यू क्रिएट इट, you store it, you transfer it, you pay, और उसका जो रिवॉर्ड मिलता है, you get reward in बिटकॉइन। यानी उस माइनिंग की, उस मेहनत की, उस सेंट्रल बैंक को, आपको शॉर्ट ऑफ वर्ड्स के लिए मैं कहूँ, उस स्टेट बैंक को चलाने के लिए, उस स्टेट बैंक, उस सेंट्रल बैंक को चलाने के लिए जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो भी बिटकॉइन में मिल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपके पास घर में नोट छापने की मशीन है, कि उसी नोट छापने से, उसी काम से आप क्या कर रहे हो, जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो भी वही करेंसी है, उस करेंसी को आप स्टोर भी कर रहे हो, उस करेंसी को आप पे भी कर रहे हो, उससे उसको ट्रांसफर भी किया जा रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखा जा रहा है, तो नोट छापने की मशीन हो गई ना। लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस माइनिंग वर्क, सही है ना, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, सही है ना, माइनिंग वर्क। लेकिन जाहिर है ये उन मुल्कों में ज्यादा वो प्रॉफिटेबल है, सबसे पहली बात, जहां पर लीगल हो। दूसरी बहुत बड़ी बात, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो चीप, सही है ना, तो उसको डायरेक्ट टेम्परेचर वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वो चीप है, तो वहाँ। लेकिन हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे माइनिंग है क्या, सही है ना। तो पता ये चला कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी, बिटकॉइन के पर्पस की, तो अगर हम इसके कंपटीशन में देखें, जरा तवज्जो देखिएगा, अगर आप एक नॉर्मल कन्वेंशनल करेंसी की बात करो, विच इज यूएस डॉलर, आप मुझे बताएं, यूएस डॉलर या पीकेआर की बात करें, या पाउंड की बात करें, यूरो की बात करें, हाउ मेनी यूएस डॉलर्स आर इन प्रिंटिंग राइट नाउ? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता।
कि फेड कितने नोट छापेगा, पीकेआर सेंट्रल बैंक कितने नोट छापेगा, ये बात किसी को नहीं पता कि ये कितनी प्रिंटिंग में है, इन प्रोसेस में है ये करेंसी, नोबडी नोस। अब सवाल ये है कि एज अ स्टेक होल्डर ऑफ दिस करेंसी, जब आप एज पर व्हेन यू टॉक अबाउट एज पर गुड गवर्नेंस, एज पर गुड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कि यार मेरे पास अगर यूएस डॉलर है तो मुझे ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि यार ये करेंसी कितनी छपेगी, लेकिन ये बात कोई बताता है? कोई भी नहीं बताता। फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे कोरोना आया तो कोरोना में ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि भाई विल बी गिविंग स्टिमुलस चेक, हर शख्स को दिया था ना, हर अमेरिकन फैमिली के पास, इफ यू हैव वन वाइफ एंड टू किड्स, तो हर एक के घर में पैसे कितने आए थे, $3400। तो $3400 उसने कैसे दिए? फेड को बोला छापो नोट, नोट छापना शुरू करो। तो जब नोट छपे, इसका मतलब एक एक हाउस होल्ड के घर में जब $3400 गए, जो कि अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो वो करीब 6 लाख रुपए हो गए, तो इसका मतलब दैट वाज द फर्स्ट पेमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें करेंसी छापने से आई। और आपको पता है, इफ यू आर एज ए स्टेक होल्डर, इफ यू हैव डॉलर्स, अगर किसी ने डॉलर लेके रखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस, भाई आपने जब डॉलर छापे तो डॉलर मार्केट में आ गए ना, कोई भी शेयर्स हो, डॉलर हो, एनी कमोडिटी, व्हेन यू इंक्रीज द सप्लाई ऑटोमेटिकली द वैल्यू गोज डाउन, कि उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है ना जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है। तो कोई ये नहीं जानता कि यूएस डॉलर कितने छपेंगे आगे, नोबडी नोस, सही नहीं, कितने ट्रिलियन डॉलर डेट में चल रहा है, किस तरह ये कितने छपेंगे, कैसे उतरेंगे, पीकेआर कितने छपेंगे, पाउंड कितने, नोबडी नोस। लेकिन यही एक बहुत बड़ी वजह है इसकी बीटीसी की, कि इसकी जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एक लिमिटेड सप्लाई है, वो एक लिमिटेड सप्लाई है कि इससे ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं होंगे। किससे ज्यादा, कितना, वो क्या फिगर है, वो फिगर है 21 मिलियन बिटकॉइन। तो भाई 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं, 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उसमें भी 1 मिलियन जो है वो इसके फाउंडर के पास है, हाँ, जो भी हमने कहा सतोशी, उसके पास है। तो अब बचे कितने, 20 मिलियन, 20 मिलियन बचे। 20 मिलियन में से भी करीब आई थिंक 4 मिलियन जो है वो लॉस्ट है। तो अब बचे कितने, 16 मिलियन, 16 मिलियन बिटकॉइन बचे। अच्छा, टोटल कितने, 21 मिलियन माइनिंग होगी। अभी तक कितनी माइनिंग हो चुकी है, करीब 18.3 मिलियन माइनिंग हो चुकी है इसकी। यानी अब कितना बचता है ये माइन होना, अब कितना बचता है, 2.5 मिलियन, दैट्स इट। यानी 2.5 मिलियन अब और माइन होगा, उसके बाद खत्म। तो इसका मतलब ये होगा कि 21 मिलियन जब टोटल हो जाएंगे, अभी तो 18.3 है, 18.3 में से 1 मिलियन सतोशी के, 4 मिलियन और हटा दो जो लॉस्ट है, 21 मिलियन अगर हो जाए, हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट्स से वी हैव 21 मिलियन बिटकॉइन, दैट्स इट, इट्स नॉट गोइंग अप नाउ, सही है ना, 1 मिलियन भी और ऊपर नहीं जाएगा, 1 बिटकॉइन भी ऊपर नहीं जाएगा। तो 21 माइनस 1 करा 20 और माइनस 4 किया 16, ये 16 मिलियन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है उसको इस 16 मिलियन में ही रखना है। तो अब आप जरा सोचें, ठीक है ना, कि अगर इसका फ्यूचर है और अगर ये कंटिन्यू करता है सारी चीजें, तो ये 16 मिलियन इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, वेरी लिमिटेड अमाउंट कंपेयर टू एनी अदर करेंसी। तो ये एक सबसे बड़ा कंपैरिजन है कि अगर किसी दूसरी करेंसी से आप देखें जिसकी सप्लाई का पता ही नहीं, वो उनकी सप्लाई का क्या मतलब है, रोज ही तो छापते हैं। अगर मैं आपको यूएस की सिर्फ मिसाल दे दूं, तो जो टैक्स का जो इनके पास पैसा आता है, अरे यहाँ पर ह्यूज टैक्स अमाउंट है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, व्हाटएवर, सेल टैक्स, सब कुछ है। टैक्स के मामले में तो यूएस गवर्नमेंट मजाक नहीं करती ना, हर चीज में मजाक है, बट व्हेन इट्स अबाउट टैक्स दे आर वेरी सीरियस। तो अब फिक्र जरा देखें, टैक्स का जो इनके पास पैसा आता है वो तो 2 महीने में खत्म हो जाता है, तो बाकी 10 महीने कैसे गुजारा करते हैं, नॉट अच्छा, सही ना, उसी हिसाब से फिर इन्फ्लेशन है, सारी चीजें, खैर भी हम बात करते हैं उस पर। तो जब आप एज एन एडवोकेट व्हेन यू टॉक अबाउट बिटकॉइन कंपेयर टू दिस कन्वेंशनल करेंसी, फिजिकल करेंसी, एनी स्टेट करेंसी, किसी की बात करें, तो उसकी सप्लाई, और सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि भाई अनलिमिटेड, उनकी सप्लाई का पता नहीं है कि कितने प्रोसेस में, और एज ए स्टेक होल्डर वो हमें बात बताते नहीं।
जबकि हमें पता होनी चाहिए बात, लेकिन कभी कोई बताएगा नहीं आपको। अच्छा जी, थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। उनकी अगर आप अपनी सेंट्रल बैंक को भी देखें या स्टेट बैंक को पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो वो मामला क्या है, सारा सेंट्रलाइज मामला है। यहाँ पर जो आप बेनिफिट लेते हो किस चीज के लेते हो, यहाँ पर आप बेनिफिट ही लेते हो सारे डिसेंट्रलाइजेशन के, डिसेंट्रलाइजेशन के सारे बेनिफिट ले रहे हो। ऑलराइट, थोड़ी गुफ्तगू हम आगे लेके चलते हैं। मैंने आपके साथ इसकी बात हो गई हमारी, ओके माइनिंग पे हमने बात की। राइट, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही है ना, जो आम आदमी को समझना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन कहें और इन्फ्लेशन को पूरा कहें कि इन्फ्लेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। एक आम आदमी जो खड़े होकर देख रहा होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास पैसा जो है ना वो बढ़ रहा है, पैसा मेरे पास बढ़ रहा है। लेकिन अगर वो पैसा इवेंचुअली अपनी वैल्यू लूज कर रहा हो इन रियल टर्म्स, हाँ इन रियल टर्म्स में कहूं, अगर वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा हो, एक मिनट, तो इट्स ऑफ नो यूज। ये देखिए, अगर रियल टर्म में पैसा, पैसे की वैल्यू किससे देखते हो भाई, कि उसका परचेसिंग पावर क्या है। यानी इफ आई सी $20 नाउ एंड $20 a century back, हाँ मैं 100 साल पहले के $20 को देखूं, तो कहने को क्या नजर आ रहा है कि भाई $20 $20 ही, कहने को तो ये नजर आता है ना कि $20 $20 है। लेकिन पहले $20 में, ये पूरी रिसर्च है कि अगर आप जब ग्रोसरी करते थे तो ग्रोसरी बकेट जिस तरीके से भरती थी, या अगर गैस डालते थे, फ्यूल डालते थे, पेट्रोल डालते थे, तो वो जिस तरीके से भरता था, क्या अब $20 में वो ये काम करता है? नहीं करता। ये मैं यूएस की आपको मिसाल दे रहा हूँ, नहीं करता। इसका मतलब इवेंचुअली वो जो $20 है उसने अपनी वैल्यू लूज कर ली। और अगर आप पुराने वक्तों में देखें भी, 19 की अगर आप बिगिनिंग की तरफ जाएं, तो आपको नजर आएगा कि $1 इज इक्वल टू 1 सिल्वर सेंट, 1 सिल्वर कॉइन, सॉरी। यानी $1 की एक वैल्यू नजर आती थी, 1 सिल्वर कॉइन। लेकिन फिर वक्त के साथ, क्योंकि आम आदमी इतनी तवज्जो थोड़ी देता है, आम आदमी को इससे परवाह नहीं होती, वो तो बोलता है बस डॉलर डॉलर बिल, कौन उसको पढ़ता है, कहाँ देखता है। बाद में वही चीज घूम के क्या हो गई, वन फेड नोट, वन फेडरल रिजर्व नोट, दैट्स इट। और मजे की बात यह कि है भी वो प्राइवेट इदारा, तो फेडरल रिजर्व अब जितने मर्जी नोट छापता रहे, उसको क्या मसला है। तो पता यहाँ ये चला कि जी इवेंचुअली वो अपनी वैल्यू लूज कर जाता है $20, यानी जिसने $20 में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो तो अपनी वैल्यू लूज करना शुरू कर देगा। ये तो मैं सिर्फ इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। हाइपर इन्फ्लेशन कंट्रीज की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, ये जर्मनी में जो हाइपर इन्फ्लेशन टाइम था, क्या हाल थे भाई, कि लोगों के लिए पैसों की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि बेहतर था वो क्या करते थे हकीकत में, यानी ये कोई मजाक नहीं है, सीरियस टॉक है, कि बाकायदा लकड़ी की बजाय वो पैसे डाल देते थे कि यार उसी को जला लो, कि लकड़ी जो है ना वो एक कमोडिटी है, उसको संभाल के रखो, ये नोट फारिग है, किसी काम के नहीं है, इसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है, तो लेट्स यूज इट इन रिप्लेस ऑफ दिस दिस व्हाट यू कॉल द वुड। सही है ना। इसी तरह लोग करेंसी में डील ही नहीं करते थे, बल्कि अमेरिकन सिगरेट्स उससे डीलिंग क्या करते थे कि उसकी वैल्यू ज्यादा है। वेनेजुएला में बाकायदा एक मेड का लिखा है कि वो मेड जो है ना, जैसे उसको तनख्वाह मिलती है ना, तो वो क्या करती है, वो टूल्स खरीद लेती है, जो टूल्स होते हैं ना वो खरीद लेती है। तो बोलो वो टूल जो है उनकी वैल्यू बढ़ती है, उस कमोडिटी की वैल्यू बढ़ती है, देन आई सेल दोस टूल्स व्हेन द वैल्यू गोज अप एंड आई गेट द मनी एंड लाइक आई डू माय लिविंग, दैट्स इट। इसी तरह जैसे मैंने एक अपनी वीडियो में कहा भी ना, कि बाकायदा लोग कह रहे हैं कि यार टिश्यू पेपर बाय करना वो मुश्किल है, तो दे यूजिंग द करेंसी एज अ टिश्यू पेपर टू क्लीन द वर्ड्स, सिंपल। सही है ना। तो पता ये चला कि ये वो मामला है, अगर इन्फ्लेशन का, रेगुलर इन्फ्लेशन जो कि हेल्दी चीज भी होती है, इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है, और गवर्नमेंट तो खुश होती है ना, तभी अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। तो इन्फ्लेशन की वजह से हो क्या रहा है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो रही है, वो गिर रही है। यानी इसको कहेंगे कि इन्फ्लेशन इज, और मैं भी इसको देखो प्रूव करता हूँ, इन्फ्लेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। हम इसमें एक मिसाल लेते हैं, एक घर की, एक हाउस है, द वैल्यू ऑफ द हाउस इज लेट्स से $100,000। सही है, इतने का घर है भाई, $1,00,000 का घर है,
और आपने वो घर खरीदा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाउस इज 100,000, सही ना, आपके पैसे की वैल्यू 2% आई इन्फ्लेशन, सही, तो बड़ी अच्छी चीज है भाई, इन्फ्लेशन आई। घर कितने का हो गया भाई? हाँ भाई, घर कितने का हो गया? सॉरी, 102,000, $1,02,000 का घर हो गया। यानी अगर आज आप घर बेचोगे तो कितने का हो जाएगा? घर कितने का बिकेगा? घर बिकेगा $1,02,000 का, ऐसे ही घर बिकेगा $1,02,000 का। अच्छा, जब आपने घर बेचा $1,02,000 का, उस पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। तो $1,02,000 पे गेन कितना हुआ है? आपको 1 लाख का आपने घर खरीदा था, तो गेन कितना हुआ है? $2,000, ये गेन हुआ है। इस पर टैक्स लगा दो 30%, तो कितना भाई? गवर्नमेंट को आपने लेट से $600 टैक्स दे दिया, तो आपके पास कितने बचे? ये टैक्स हो गया, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। आपके पास बचे कितने? 1400। यानी आपके पास पैसे हो गए, अब कितने हो गए? 1, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही नजर आप $1,00,000 इन्वेस्ट किए थे घर में, यू सोल्ड इट फॉर 1,02,000, यू पेड टैक्स, कितना टैक्स पे किया? 600, तो बचे कितने अब आपके पास? 1,400 का गेन हुआ, और बाकी 1 लाख तो था इन्वेस्ट। लेकिन जरा सोचे, 2% इन्फ्लेशन भी तो आई है। तो अगर इस फिगर को आप डिवाइड कर दें 1.02 से, लेट मी डू इट, इस फिगर को जरा डिवाइड कर दें 101,400 डिवाइडेड बाय 99,411, मैं आप कलर चेंज करके लिखूं उसको, 99,411 यानी हकीकत में आपके साथ ये हुआ कि आपने जो घर बेचा, जो घर $1,00,000 का था, जब आपने उस घर को बेचा तो लगा कैसा? 1,02,000, टैक्स दिया गवर्नमेंट को $600, यानी गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया कि भाई देखो तुमने तो गेन लिया, यू अर्न $2,000। आपने कहा बिल्कुल, यानी यू आर एग्रीड कि भाई मैंने $2,000 कमाया है, तो सही है, आपने $2,000 पे टैक्स दिया, $600 गवर्नमेंट की जेब में गए। लेकिन हकीकत में आपके पास नोट तो बढ़ गए, 1 लाख से वो 1,14,100 हो गए, $1,14,00 आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्स। लेकिन उसकी जो रियल मायनों में वैल्यू बची है वो 99,000 बची है। यानी इट इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, कि आपने वो टैक्स दिया। असल में गवर्नमेंट, तभी तो देखे ना, गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट एंजॉय करती है, गवर्नमेंट खुश होती है कि हाँ यार इन्फ्लेशन होना चाहिए, हेल्दी इकोनॉमी के लिए हेल्दी भी है। लेकिन गवर्नमेंट का तो कितना जबरदस्त बेनिफिट हुआ कि यार लोगों को लगा कि 1,02,000 का घर हो गया, तो घर तो हुआ 1,02,000 का, लेकिन लोगों के पैसों का और परचेजिंग पावर क्या रह गया? वो 99,000 समथिंग रह गया, यानी उस लेवल से भी नीचे आ गए। हाँ, इसीलिए अगर आप देखें, आप जापान को देखें, पूरी उसकी कोशिश है कि भाई किसी तरीके से इन्फ्लेशन आए। जरूरी इन्फ्लेशन हर मुल्क तेजी से लेके आए, मैंने कहा इन्फ्लेशन एक लेवल पे वो अच्छी हेल्दी है, हाइपर इन्फ्लेशन भी बुरी है जो जिम्बाब्वे और इनकी बात करें। जापान बहुत चाहता है, लेकिन नहीं, लोग इतने मोटिवेट नहीं है, मामला स्लो है, एजिंग पॉपुलेशन है, ये सारी वजूहत है जिसकी वजह से उसको ना, वरना गवर्नमेंट तो ये चाह रही होती किसी तरह इन्फ्लेशन आए। तो मैंने जो टर्म यूज की, इन्फ्लेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, इस चीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। क्या चीज? वंस अगेन आपका जो हम बात कर रहे हैं, आपका क्रिप्टो। अच्छा जी, वी टॉक्ड अबाउट, मैंने प्रिंटिंग की बात कर ली, आपके साथ डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात हो गई। इसी तरह अगर आप कोई इकोनॉमी वॉर की बात कर ले, ये भी एक बहुत बड़ा इसका पर्पस, लेट्स से बिटवीन यूएस एंड चाइना, सबसे ज्यादा पावरफुल इसका जो होल्डर है वो कौन है? वो चाइना ही है ना। यूएस ट्रेजरी बिल, हाँ, बहुत बड़ा जो इसका ये जो लाइबिलिटी, जिसको आप क्रेडिटर्स रिसीवेबल ये कहते हो, हाँ, पेबल कहते हो, तो यूएस उसकी एक बहुत बड़ा वो है ना भाई, क्या करेगा, यानी यूएस के लिए चाइना। तो अब जरा सोचें, अगर इकोनॉमी वॉर में तो कुछ भी हो सकता है, अगर आज यूएस ये कर दे कि भाई $1 जो है उसको गिरा के 1/4 कर दे, यानी उसकी वैल्यू को, जैसे होता है ना शेयर्स में होता है कि भाई ये शेयर है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, अगर वो डॉलर की वैल्यू को गिराने पे आ जाए और इसको 1/4 कर दे बाय एनी मींस, सही है ना, या लेट्स से चाइना, वो ऐसी हरकत तो करेगा नहीं कि वो सारा माल उठा के बेच दे ट्रेजरी, वरना तो वैल्यू खत्म हो जाएगी।
अगर वो 1/4 कर दे $1 को, $1 की वैल्यू को, सवाल वेयर यू स्टैंड एज अ डॉलर इन्वेस्टर, सही है ना, जिसने डॉलर रखे हुए हैं, जिसने डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जिसने डॉलर में कमोडिटीज ली हुई है, डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी स्टैंडिंग तो खत्म हो गई है ना ड्यू टू दिस इकोनॉमिक वॉर। सेम केस अगर आप देखें यहाँ पर इसको ब्रेक्सिट यूके वाला सीन देखें आप, तो बाकायदा लोग जो ट्रक ड्राइवर्स थे, यानी रियल फैक्ट, जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो इस स्पीच में इस तरह आ गए कि जाहिर है लीडर्स की कम्युनिकेशन होती है, वो एक स्पीच देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हम तो अब जितना हमारा पैसा है वो सारा पूरे यूरोप पे क्यों लगे, वो तो हम अपने ऊपर ही लगाएंगे। लोगों ने जाके वोट दे दिया, उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि जो ट्रक ड्राइवर महीने में बैक एंड फोर्थ यूके यूरोप स्पेन इधर के चक्कर लगाते थे 14 टाइम्स, अब वो बाकायदा सिर्फ 2 दफा लगा सकेंगे, 3 दफा लगा सकेंगे, ड्यू टू सो मच खाना पूरी एंड सो मच फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज एंड ब्यूरोक्रेसी एंड रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल दिस। उनको ये बात ही नहीं समझ आई। तो ऐसा भी होता है बिटवीन ट्रेड वॉर्स, इकोनॉमिक वॉर्स, कंट्रीज, ये सारी चीजों में, इन सब चीजों से भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये क्रिप्टो है ना, आपको वो जो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है इन द एयर, उससे भी वो आपको प्रोटेक्ट कर देता है। बोलता है ठीक है, तुम लड़ते रहो जितना लड़ना है, सही है ना, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा, यही बड़ा वो डिफरेंस है ना इसमें, इसकी कम्युनिकेशन में। ये जो इसका यूके की जब आप बात करते हो, इसकी स्पीच में, जॉनसन की स्पीच में और ट्रम्प की, ये ट्रम्प जो है ना उसकी कम्युनिकेशन में, यानी वन ऑफ द रीजंस लोग ट्रम्प के लिए, या वन ऑफ द रीजन लोग जो है उसकी तरफ इंक्लाइन है, जो है भी और डिक्लाइन भी है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह कम्युनिकेशन है कि ट्रम्प जो है ना वो अमेरिकन से जब बात करते हैं तो बड़ी स्ट्रेट टॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल ही नेवर यूज टेक्निकल जार्गन लाइक लेट्स से एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक टर्म है, वो ऐसी टर्म यूज नहीं करता, वो डायरेक्ट बोलता है कि आई विल प्रोटेक्ट योर जॉब्स। जॉब आम आदमी को भी समझ आती है कि अरे हाँ मुझे जॉब चाहिए। हाँ, जैसे उसने दीवार खड़ी करने की बात की मैक्सिकन बॉर्डर की और इसकी, तो वो कहते हैं आई विल प्रोटेक्ट योर जॉब्स। इमिग्रेशन की बात की तो बोला आई विल प्रोटेक्ट योर जॉब्स। तो ये, लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है भाई, वो कोई भी ऐसी जियो पॉलिटिकल टेंशन हो जिसके बाद ज़ाहिर है करेंसीज अप डाउन होती है, और आपने देखा है ब्रेक्सिट के टाइम पे किस तरीके से डॉलर पाउंड, ये पाउंड अप डाउन हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको, यानी गोइंग टुवर्ड्स दिस, यानी दिस इज गोइंग टू बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर, एंड दिस इज एंड दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर, कि जितनी ये टेंशन बढ़ेगी उतना लोग जो है वो थोड़ा सेफ हेवन कमोडिटीज की तरफ भी जाना पसंद करते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह, और ये अगर डिजिटल करेंसीज की बात करते हैं तो उस तरफ भी जाना पसंद करते हैं। ऑलराइट। एक और चीज यहाँ पर है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो डोमिनेंट हमारी करेंसी है, अगर हम इस वक्त दुनिया की बात करें तो लोग बोलते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है इसके अलावा। अगर हम फिएट कन्वेंशनल करेंसी की बात करें एज एन इंटरनेशनल, तो बोलते हैं कि भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आता। क्यों? अभी कोई आवाज मारेगा कि भाई चाइनीज करेंसी को बना दो, तो चाइना को कैसे बनाए, दुनिया नहीं मानती। रीजन, दिस इज द रीजन, डिक्टेटरशिप, कि भाई हमें तो चाहिए कंप्लीट डेमोक्रेसी, तब हम बात करेंगे। आप यूके की बात करें, उसको लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि एक वेरी वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, सही है ना, इतना कोई रीजनेबल कोई साइज ही नहीं है पॉपुलेशन का, इतना सा। तो बोला इस पे भी हम रिलाई नहीं कर सकते, चाइनीज पे भी नो, यूके पे भी नो, यूरो के अपने पंगे। हाँ, वो उसको भी, उसके लिए बिल्कुल नो, उसके इतने प्रॉब्लम्स हैं। तो पता ये चलता है कि बोला इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नजर नहीं आता, कि बंदा जाए तो कहाँ जाए। तो ये भी, यानी जब बिटकॉइन की बात की तो मैंने फर्स्ट पेज पे भी जो लगा था ना कि ग्रुप ऑफ लिबरल्स और रिप्लेस डॉलर्स, यानी सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर उनको नजर आता है, बोलते हैं हमारा डॉलर ही कॉम्पिटिटर हमें नजर आता है, ये सब तो नजर नहीं आते। बोला इस तरफ तो लोग जा नहीं पाएंगे, लोग जाते हैं तो इसी करेंसी की तरफ जाते हैं एज एन इंटरनेशनल डोमिनेंट करेंसी। हम्म। अच्छा जी, मैंने आपको बिटकॉइन के टोटल भी बताए, इसमें हमने बात की, टॉक अबाउट द सप्लाई, यस, मुझे आपके साथ इसकी हिस्ट्री डिस्कस करनी है थोड़ी टाइम।
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग ये है, और बड़ा आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी हटके बात हुई है। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपसे कहा कि व्हाई वी नेम्ड इट एज बिटकॉइन, वही वाली बात के द फर्स्ट थिंग, सही है ना, द फर्स्ट करेंसी, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सही है ना। ये ऐसे ही है जैसे ईमेल की इंडस्ट्री में व्हेन यू से हॉटमेल, ठीक है ना, कि भाई उसको नहीं भुलाया जा सकता। बहुत लोग ऐसे ना कि एक टाइम ये भी था, मुझे याद है, लोग बोलते थे ईमेल अकाउंट नहीं, हॉटमेल अकाउंट दे दो। अब तो यू हैव सो मेनी कि भाई फलाना और ये वो कितने सारे आपके पास क्या कहते हैं वो, जीमेल या याहू मेल या देयर सो मेनी, सही है ना, जो भी आपके डोमेन आप है ना, मेल डोमेन बाय कर। लेकिन हॉटमेल को जो है वो एक फाउंडर लीडर की है, तो बिल्कुल ऐसे ही बिटकॉइन के साथ भी है। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? स्टार्टिंग इसकी हुई यूएस से है, और इसकी स्टेट फ्लोरिडा, सही है ना। फ्लोरिडा में एक पिज्जा जब ऑर्डर किया गया, तो उस पिज्जा के अगेंस्ट उसने दिए भाई, यानी अगर आप आज की वैल्यू में देखोगे, उसने दिए भाई, जो पिज्जा ऑर्डर हुए ना, उसने दिए, उसने सॉरी 10,000, जरा आप इसका हिसाब लगाएं, हिसाब जोड़ो, उसको 10,000 बिटकॉइन दिए कि भाई दिस इज द कंसिडरेशन ऑफ पिज्जा, सही है ना। तो दो पिज्जा ऑर्डर किए थे, या दो तीन पिज्जा ऑर्डर किए थे, पिज्जा, सही है। 10,000 बिटकॉइन उसको दिए भाई, 10,000 बिटकॉइन ये ले लो, और कितने भाई, कितने कितने भाई, इसके अगेंस्ट मुझे पिज्जा दे दो। तो ये कंसिडरेशन हुई थी। अगर उस इस 10,000 बिटकॉइन को अब आज की तारीख में जरा जोड़ें इसको, कि भाई ये कितने डॉलर्स बनते हैं, ये कितने डॉलर्स बनते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये करीब गेम कुछ हुई थी 100 मिलियन डॉलर की। और अगर 20,000 हो, 20,000 इसकी करेंसी जो कि 19,000 इसको टच करके है इससे ऊपर, तो ये 200 मिलियन डॉलर के पिज्जा थे। 200 मिलियन डॉलर के, मैंने कहा ना, बड़ा आपको लगेगा कि बहुत ही अजीब सी बात होगी, लेकिन ये ज़ाहिर है उस करेंसी की बात हो रही है जिस वक्त इसको कोई जानता ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी यार, ये कोई करेंसी भी कोई चीज है, ठीक है ना, ये डिजिटल वॉलेट भी कोई चीज है। और कोई मेरे अकाउंट में 10,000 बिटकॉइन डाल दे, 10,000 बीटीसी डाल दे फॉर द पिज्जा, नोबडी वांट्स टू हैव दैट पिज्जा। वो तो बोलेगा यार ऐसे ऐसे मैं पिज्जा की कंसिडरेशन भी क्यों लूं, क्योंकि उस वक्त उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। और अगर आज की तारीख में उसकी वैल्यू देखें तो किधर चला गया, 100 मिलियन डॉलर। और ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है कोई करीब 2010 की बात हो रही है, ये तब की बात हो रही है। आज क्या है, हाँ, आज की डेट में आप देख लें, 10 11 12 साल बाद अगर आप देखें, तो क्या नजर आता है आपको? क्या 10 11 12 साल में ये परसेंटेज चेंज मिलेगा? यानी उस पिज्जा की कंसिडरेशन उस वक्त क्या होगी? $10, $15, $10, यही कह सकते हैं मेरे ख्याल है। चलो $10 कर देते। क्या $10 आप कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको 100 बिलियन डॉलर दे सकता था? नहीं दे सकता था। लेकिन उस कंसिडरेशन को जब कन्वर्ट किया गया बिटकॉइन में, जो कि उसने उसको 10,000 बिटकॉइन दिए, तो वो 10,000 बिटकॉइन वो कैसे बन रहे हैं? आज 100 मिलियन डॉलर बन रहे हैं। यानी जो सबसे, ये दिस इज द इनिशियल फाउंडर ट्रांजैक्शन जो हुई थी फर्स्ट टाइम, वो फ्लोरिडा में हुई थी, ये एक दो पिज्जा के अगेंस्ट, कि भाई ये पिज्जा के अगेंस्ट मैं तुम्हें बिटकॉइन देता हूँ। अच्छा, अब जरा इसकी जरा परसेंटेज चेंज देखें जरा, ताकि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी समझें। 2010, 11, 12, 13, 14, 17, 18, हम इस तरह 7-8 साल का देखते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया इसमें, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो था 0.0008, सही ना, डॉलर में लिख रहा हूँ, 0.0008, सही है ना। ये इसने दिए, ये तब हुई थी जब ट्रांजैक्शन हुई थी दो पैसा की, सही है ना, 10,000 कॉइन जो दी।
यानी उस टाइम एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी थी, एक बिटकॉइन की वैल्यू 0.0008 थी। कुछ जब ज़ाहिर पहली ट्रांजैक्शन हो गई तो हम कहते हैं ना कि भाई एटलीस्ट जस्ट स्टार्ट, तो उसी स्टार्ट के बाद कोई करीब 5 दिन के अंदर नेक्स्ट 5 डेज इसमें कोई कई परसेंटेज चेंज आ गया था। कितना ये हो गया था पॉइंट, ये 2010 में 0.008 हो गया था। तो अगर आप इसका परसेंटेज चेंज देखिए तो पता है कितना हो गया, 1000%। आप यानी एक चीज जो ये मैं अब यहाँ पर एक लेसन है, यहाँ पर लेसन है उन कॉइन्स के लिए जिन कॉइन्स की मैं भी बात कर रहा था कि भाई फलाना रेड कॉइन है, सोलर कॉइन है, ये कॉइन है, दिमाग का जो छोटे बिल्कुल पेनी यानी फ्रैक्शंस ऑफ सेंट्स में जो चल रहा है। तो उन कॉइन्स की अगर आप देखें कि अगर वो सिर्फ अपना एक जीरो भी मिस कर जाए, मैंने तो खैर बहुत बड़ी बात कर दी थी कि $1 का हो भी सकता है, सही है ना, लेकिन अगर वो अपना एक आधा जीरो भी यहाँ से मिस कर जाए, चेंज द कलर, सही है, तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज है 1000%। 1000% रिटर्न कहाँ मिलता है भाई, 1000% रिटर्न कहाँ मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी आज इस तरीके से थोड़ी डबल हो जाएगी कि 1000% हो जाए। तो ये 5 डेज में हुआ था 2010 में ही, 1000% एप्रिसिएशन हो गई थी जस्ट आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा एक चीज मैं यहाँ ये भी लिख दूं, जरूरी नहीं है कि लोग बिटकॉइन, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास एक बिटकॉइन एटलीस्ट हो। अब ये उनके लिए बात हो रही है, आज की तारीख में उनके लिए बात हो रही है जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, सही ना। अगर मिसाल के तौर पर कोई $20,000 का बिटकॉइन रख सकता है तो उसने ले लिया, किसी ने $3,000 में उसको मिला था तो उसने ले लिया, 4000 में लिया था, 5000 में लिया, लोगों ने लिए बिटकॉइन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा बिटकॉइन रखें, सही नहीं, जरूरी नहीं। अच्छा कुछ लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसी भी होती है, मेरे कुछ जानने वाले उनकी ये होती है कि वो हर महीने जो थोड़े बहुत पैसे बचाते हैं ना, तो ऑब्वियसली पीपल स्पेंड इन स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, थोड़ा पैसा फॉरेक्स में लगाते हैं लोग ये। तो कुछ लोग इसमें ये करते हैं कि भाई हर हर महीने बोलते हैं यार मैं कुछ ना कुछ $150 के बिटकॉइन लेता रहता हूँ, $150 के, यानी हर महीने में $100 पता नहीं चलते, सही ना, या $50। अगर एक बंदा $6000 कमा रहा है, $5000 कमा रहा है, तो बोलते हैं यार मैं 50-100 डॉलर बचा सकता हूँ, तो ओके आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस थिंग। अब आप बोलेंगे कि यार $50 में कैसे बिटकॉइन मिलेगा, अच्छा बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्टिव प्लेस बिटकॉइन है, लाइक बाकी सारे कॉइन्स को आप 5-5.5 हजार कॉइन्स को भूल जाए तो उनके लिए बिटकॉइन एक बड़ा हेवन है। अब जरा सुने, बिटकॉइन जो है ना, जब आप बिटकॉइन की बात करते हो तो वो जरूरी नहीं आप पूरा बाय करो, आप उसका 5% भी बाय कर सकते हो, 2%, 10%, जितने अमाउंट का बाय करना है। यानी 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 100 मिलियन, ये इसने अपने नाम के साथ रखा है सतोशी। ये ऐसे ही हो गया जैसे $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। ₹1 में जैसे नहीं 100 पैसे, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो $1 इज इक्वल टू 100 सेंट, तो 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 100 मिलियन सतोशी, सही है। तो आप बिटकॉइन जरूर नहीं कि आप पूरा बिटकॉइन बाय करते हो, 5% भी बाय करते हो, 0.05, 0.02, 0.03, इट्स ऑल अप टू यू, सही ना, इसके इतने फ्रैक्शन है। अच्छा अब आए जरा 2011 में, 2011 का मैंने रेट इसका लिखा, सो इट स्टार्ट एट 0.3, यानी इतने का हो गया था, 0.3 का मतलब 30 सेंट्स का हो गया, सही है, और फिर ये क्लोज हुआ 5.27, यानी अब बात देखो डॉलर में आ गई 5.27, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, 1657% अप। इतना बड़ा चेंज कहाँ मिलता है भाई, ठीक है। लेकिन देन अगेन नो ग्रीड, नो ग्रीड, नो ग्रीड, बार बार मैं कहूंगा, उतने पैसे वो बेहतर है कि यार बहुत बड़ी वेल्थ थी, $500, $1000, अच्छे पैसे पड़े थे, सही है, $10,000 भी जिसने लगा दिए, मिलेनियर है, कोई मसला नहीं। अच्छा देन 2012 में क्या हुआ, स्टार्ट एट 5.27, अच्छा लो भी हुआ था 3.8, फिर हाई हुआ था 16, लेकिन एंड हुआ था कुछ $13 समथिंग, 13.30 कुछ, तो परसेंटेज चेंज क्या आया, 152% अब। अच्छा 2013 में क्या हुआ, अब लोगों को समझ आने लगी होगी, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, $13 से शुरू हुआ था और एंड हुआ $770, $770 पे, बिग चेंज, 5689%, वेरी बिग चेंज। अच्छा देन 2014 770 पे शुरू हुआ, लेकिन उस साल ड्रॉप हुआ 314%, तो कितना भाई 59% डाउन। अच्छा देन कम्स 2015, तो 314 ओपनिंग थी और
$100 का चेंज 434, तो 38% अप, ठीक है। अच्छा, देन 16 इज ऑलमोस्ट डबल, 434 to 998, which is like 130% अप। अच्छा, 2017 जाहिर है डॉलर्स के मामले में गोल्डन ईयर इसका रहा कि 998 पे शुरू हुआ था, अप्स एंड डाउन बहुत हुए, लेकिन जो अप इसने किया था वो कितना किया था, 19,783, यानी करीब $20,000 को छू के आया था, लेकिन उसी साल पर गिर भी गया था और क्लोज हुआ था 13 पे, 13 के, उस साल भी 1646% ये चेंज था। अच्छा, देन 18 was a big opportunities, वो क्या थी भाई, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 13,000 समवेयर, 13 के, और वो ड्रॉप होके करीब 3747 कोई डॉलर, सही है ना, यानी इतना गिरा था, तो ये 72% ड्रॉप था। अच्छा, उसके बाद 2019 इज फिर 3007 से शुरू होके 747 से शुरू होके कितना 9012 एंड ऑल दिस। अच्छा, मजे की बात क्या नजर आ रही है, अगर आप इसको देखें, अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखें, तो ऐसा लगता है कि 7 स्टेप फॉरवर्ड चलने के बाद 2 स्टेप पीछे, सही है ना, जैसे वो लाइन के लिए कहते हैं ना कि 4 5 6 स्टेप चलने के बाद वो एक नजर पीछे देखता है या एक स्टेप पीछे लेता है, सही है ना। बिटकॉइन भी ऐसा ही है कि भाई 7 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सही है ना। फिर तो ये इसका एक टेक्निकल एनालिसिस बनाया गया है कि भाई इस तरह टेक्निकल से चलता है, सही है ना। अच्छा, मजे की बात है कि अगर इसके अंदर एक और चीज आप देखें चेंज, वो है रिलेटिविटी। वो क्या है, उसको यूं करके समझे, जब मार्केट 10,000 पे होती है, स्टॉक मार्केट जब 10,000 पे होती है, तो हम क्या कहते हैं, जरा तवज्जो सुने, जब 10,000 पे होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई 10,000 पे मार्केट है और मार्केट हो जाए 20,000, तो हम कहते हैं यार डबल हो गई मार्केट। मार्केट क्या हो गई भाई, मार्केट डबल हो गई, 100% चेंज है, ऐसे ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेस किसको बनाया था, 10,000 को, 10,000 को बेस बनाया। मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा जब आपने 10,000 को बेस बनाया और वो मार्केट हुई 20,000, तो आपने क्या कहा, यानी जब मार्केट ऊपर गई तो आपने क्या कहा हंसते हुए, आपने कहा 100% डबल हुई है मार्केट। अच्छा, जब वही मार्केट 20,000 से गिर के 10,000 पे आती है, तो आप क्या कहते हो, ये तो कुछ भी नहीं हुआ यार, इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 50% ही तो नीचे आई है। क्यों, जबकि अगर नंबर्स देखे जाए तो नंबर्स आर सेम, गोइंग फ्रॉम 10,000 टू 20,000 इट मींस 10,000 से इंडेक्स ऊपर गया, और 20,000 से नीचे आना 10,000 पे, तब भी तो 10,000 से इंडेक्स नीचे गया, ये कोई नहीं बोलता, लेकिन सब बोलते हैं कि 50% ड्रॉप हुआ है। उस वक्त बोला था 100% ड्रॉप हुआ है, रीजन बेस किसको बना रहे हो, पहली दफा बेस बनाई थी 10,000 कि 10,000 से 20,000 पे जाने का मतलब है 100% चेंज, लेकिन जब 20,000 से 10,000 पे आने की बात की तो आपने कहा सिर्फ 50% चेंज, क्योंकि 20,000 को बेस बनाते हैं। यही बात अगर आप, जो मैंने पिछले पेज पे व्हेन आई ड्रू द चार्ट फ्रॉम 2010 टू 2020 जो आपने देखा, तो उसमें भी तो यही नजर आ रहा है कि जब 0.0080008 से 008 हुआ तो आपने क्या बोला 1,000% अप। इसी तरह 2013-14 में ये जो मैंने इसमें देखो कैसे दिखाया कि भाई कितने परसेंट, 5689%, $13 से किधर गया $770 पे, तो मैंने क्या बोला 5689%, लेकिन जब 770 से वो 314 पे आया, तो गिरते हुए मैंने क्या बोला, गिरते हुए मैंने आपको दिखाया कि 59% ड्रॉप आया सर, 59% ड्रॉप, जबकि आपके डॉलर तो उतने ही कट गए ना, 700 से 350 हो जाए, जब 350 पे थे और 700 हुए, तो आपने क्या बोला 100% चेंज आया, यू शुड बी थैंकफुल। लेकिन मैं बोलता नहीं था देखो 100% चेंज आएगा, लेकिन जब वही 700 से 350 होगा, तो हमने कहा कुछ भी नहीं हुआ यार, अभी तो 50% ड्रॉप हुआ, आपके डॉलर उतने ही लूज हो गए। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविज्म।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही तो बात कर रही है कि भाई आपने ये जरूर देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप लूज कर रहे हो वो तो डॉलर्स ही लूज करोगे ना, अगर आप अभी जो मैंने कहा कि इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो डॉलर में, और इसके अप्स एंड डाउन्स को आप देख रहे होते हो कि भाई ये यहाँ से चढ़ के ऊपर तक गया और वहां से नीचे कितना आया, तो वो जब नीचे नजर आ रहा होता है तो परसेंटेज में तो कम नजर आता है, लेकिन वैल्यू कितनी बड़ी ड्रॉप कर गया, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में फिर विल प्रोसीड फर्दर। मैंने आपसे कहा कि हम वो माइनिंग वगैरह इन सारी चीजों पे बात करेंगे, ब्लॉकचेन और इन सारे कॉन्सेप्ट पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, यू हैव अ ग्रेट डे नाउ।